तो फाइनली गाइस आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद को हम 15 से 20 मिनट में आज हम लोग ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं। तो आप लोग सबसे पहले बता दीजिए यूरोप क्या है जी, बताइए। यूरोप सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यूरोप एक महादेश है। ठीक है, और राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है बताइए। चलिए, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, तो राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है अपने देश के प्रति प्रेम को ही हम लोग राष्ट्रवाद बोलते हैं। ठीक है, अच्छा यूरोप क्या है जी, तो यूरोप एक महादेश है। ठीक है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब क्या हुआ, अपने देश के प्रति प्रेम को ही हम लोग राष्ट्रवाद बोलते हैं। चलिए, तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, राष्ट्रवाद का एथी भी दिया है, डिफिनेशन भी दिया है। तो हम लोग देख लेते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है राष्ट्रवाद आधुनिक युग की राजनीतिक चेतना का परिमाण है। ठीक है, जो कि विशेष भौगोलिक संस्कृति एवं सामाजिक परिमाणों में विकसित होता है। यूरोप में राष्ट्रवाद चेतना की शुरुआत फ्रांस से होती है। मतलब क्या बोलना चाहता है मैं आपको बता दूं। इसका कहने का मतलब है कि पहले के जो लोग थे वो अपने देश से नहीं बल्कि अपने राजाओं से प्यार करते थे। यहाँ के जो शासक थे, यहाँ के राजा थे, तो यहाँ के पहले के लोग राजाओं से प्रेम करते थे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग राष्ट्रवाद। तो पहले के लोग तो राजाओं से प्रेम करते थे, तो अपने देश से कहाँ करेंगे। तो जैसे जैसे आप राजा आते गए और वैसे वैसे यहाँ की सभी परिस्थितियाँ बदलते गए और वैसे वैसे अपने देश से प्रति प्रेम होने लगी, लगाव होने लगी। तो इसी को बोलते हैं हम लोग राष्ट्रवाद। ठीक है, तो चलिए अगला क्या बोल रहा है, राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व कौन कौन थे, मतलब इसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन कौन निभाया था। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व कौन कौन थे। ठीक है, तो हम लोग इसको देखेंगे। तो चलिए, तो क्या बोल रहा है हम लोग का, पहला बोल रहा है हम लोग का पुनः जागरण के परिमाण स्वरूप उत्पन्न परिस्थितियाँ। ठीक है, अगला बोल रहा है हम लोग का फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श। ठीक है, अगला बोल रहा है नेपोलियन बोनापार्ट का सौंदर्य अभियान एवं प्रशासनिक व्यवस्था। इसको हम आप लोग समझाएंगे बारी बारी से, आप लोग टेंशन मत लीजिए। अगला बोल रहा है मध्य, ठीक है, मध्यम वर्ग का उदय एवं उदारवादी सोच। ठीक है, अगला बोला तकनीकी सामाजिक एवं संस्कृति परिवेश। अगला बोला मैटरनी की प्रतिक्रिया नीति। कहने का मतलब इसका ये है, पहले के जो यहाँ पे थी थे परिस्थितियाँ थी बहुत ही ढीली थी। ठीक है, और यहाँ पे राजाओं को ज़्यादा राज चलता था, तो उसको पहला बताने का प्रयास कर रहा है। अगला बोल रहा है फ्रांसीसी क्रांति का आदर्श। कहने का मतलब ये है, इसका ये बोलना चाहता है यहाँ का जो फ्रांसीसी जो थी यहाँ पे, इसको मैं आपको आगे बताऊंगा डिटेल में, अभी इसको छोड़ देते हैं हम लोग। अगला क्या बोल रहा है, नेपोलियन का सौंदर्य एवं अभियान का प्रशासनिक व्यवस्था। यहाँ पे जो नेपोलियन बोनापार्ट का जो व्यवस्था था बहुत ही धीमी था। और बोल रहा है मध्यम वर्ग का उदय एवं उदारवादी सोच। जो यहाँ पर के मध्यम वर्ग थे, जो मजदूर थे, यहाँ पर का जो सोच था उन लोगों को जो विकसित नहीं करने देते। उसको जो मजदूरी करते थे तो उसको उसको वेतन बहुत ही कम मिलता था। ठीक है, तो उसी को अब लोग इन लोग जो मध्यम वर्ग का सोच था उसको ढीमी कर दिया गया था। उसको ज़्यादा सोचने का अथी करने का ज़्यादा वो अथी नहीं दिया गया था। अब हो रहा है तकनीकी सामाजिक एवं संस्कृति परिवेश। उसको आगे हम लोग देखेंगे। और बोल रहा है मैटरनी की प्रतिक्रिया, बोल रहा है मैटरनी की प्रतिक्रिया नीति। ठीक है, तो इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। अगला हम लोग का क्या बोल रहा है जी, अगला बोल रहा है राष्ट्रवादी चेतना का परिमाण में हम लोग देखेंगे 1830 की क्रांति। ठीक है, 1830 की क्रांति को हम लोग बोलते हैं जुलाई 1830 की क्रांति को हम इसी को बोलते हैं 1830 की क्रांति। तो हम लोग 1830 की क्रांति में देखेंगे, जुलाई 1830 की क्रांति में हम लोग देखेंगे क्या, इसके कारण हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो इसका कारण में क्या बोल रहा है, कारण में बोल रहा है मेटरनी की प्रतिक्रिया नीति। ठीक है, और चार्ल्स 10 एवं पोलैंड का निरंकुश शासन, ये बोल रहा है। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है मेटरनी के प्रतिक्रिया की नीति चार्ल्स, इस दो इसमें बटा गया। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे भी देखेंगे। और क्या बोल रहा है उदारवाद, अगला बोल रहा है हम लोग का, बोल रहा है उदारवादियों द्वारा अभी वर्गीय व्यवस्था का विरोध। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है इसके जो कारण थे उसमें जो मजदूर थे उन लोगों के प्रति विरोध किया जा रहा था। ठीक है, तो इसके हम परिमाण भी देखेंगे। तो बोल रहा है लुई फिलिप, बोल रहा है लुई फिलिप शासक बने और चार्ल्स एक्स पोलैंड
इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड पलायन किए, ठीक है। तो जो उस पे उन्होंने विरोध किया था, ठीक है, किसने किया था, तो लुई फिलिप ने विरोध किया था उन लोगों पे, ठीक है। तो उन पे कुछ अति हो गया, तो इसके कारण वो पलायन कर गए। अगला हम लोग का क्या बोल रहा है, अगला हम लोग का बोल रहा है संवैधानिक एवं राजतंत्र, हो गया ना ये, राजतंत्र की स्थापना। अगला बोल रहा है मैटरनिक, हम लोग देख रहे हैं परिमाण में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अगला बोल रहा है, यहाँ पे हम लोग हैं, तो अगला बोल रहा है, अगला राजशाही एवं चार्य के प्रभाव को, ये थोड़ा मिटक गया है, मैं उसको बाद में देख के आप लोगों को बता दूंगा। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं, 2 नंबर इसका क्या है। 1848 की क्रांति में हम लोग देखेंगे लुई फिलिप की कमजोर एवं उदारवादी नीति। अगला हम लोग का बोल रहा है इसमें, ये परिमाण में है, आप लोग याद रखिए, कारण में ये है और ये परिमाण में 2 दिया है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला बोल रहा है हम लोग का, अगला बोल रहा है हम लोग का असफल असफल वैदिक, ये कहाँ गया भाई। अगला बोल रहा है असफल वैदेशिक नीति। अगला बोल रहा है भूखमरी एवं बेरोजगारी, ठीक है। तो ये इसके हो गए कारण में। अब देखिए परिमाण में हम लोग देखेंगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है पुरातन व्यवस्था का अंत एवं द्वितीय गणराज्य की स्थापना। अगला बोल रहा है नेपोलियन बोनापार्ट, मतलब इसको नेपोलियन तृतीय फ्रांस का सम्राट बना, ठीक है। और बोल रहा है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का का प्रा क्या, ये मतलब साफ नहीं बुझा रहा है, 1 मिनट हम देख के बताते हैं आप लोगों को। यह है प्रारंभ, ठीक है। तो चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। अब इटली की एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण तत्व क्या थे, तो हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तो इटली के एकीकरण में, इटली के भी एकीकरण को देखेंगे और सबसे पहले इसके देखेंगे इटली के एकीकरण में क्या महत्व थे। तो इसके क्या क्या तत्व थे, तो हम लोग देखेंगे क्या विशेष भूगोलिक परिस्थितियाँ थी, ठीक है। इसमें पहला ये हो गया, और दूसरा में क्या बोल रहा है पड़ोसी देश में हस्ताक्षर ऑस्ट्रिया फ्रांस या दी, ठीक है। तो मैं उसको, आप लोग टेंशन मत लीजिए, इसका मैं अभी आपको शाम को मैं ऑब्जेक्टिव भी करा दूंगा, तो इसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसी से लड़ेंगे, एक भी बाहर नहीं आएंगे। अगला क्या बोल रहा है हम लोगों का, बोल रहा है पोप का प्रभाव था, ठीक है। इटली पे, इटली के एकीकरण में पोप का भी प्रभाव था, और यहाँ पे सभी थे, 3 इसमें हो गए सहायक तत्व एकीकरण के। बधाई ये थी, मतलब उसमें बधाई मतलब जो होता है रोकने का, वो लोग काम किए थे। चलिए अगला हम लोग क्योंकि देख रहे हैं क्या, अगला हम लोग देख रहे हैं एकीकरण में सहायक तत्व, ये किसका है मालूम है आप लोगों को, ये क्या बोल रहा है, ये भी इसी में का है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। बोल रहा है राष्ट्रवादी, ठीक है, राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव। अगला बोला फ्रांस में घटनाओं का प्रभाव। और अगला बोला नेपोलियन बोनापार्ट का सौंदर्य अभियान। अगला बोला मैटरनी की प्रक्रिया प्रतिक्रियावादी सोच एवं नागरिक आंदोलन, ठीक है। और अगला बोल रहा है हम लोग का मैटरनी काउंट काबू एवं गैरिबाल्टी के योगदान, ठीक है। तो इसी में ये सब हैं सहायक तत्व हैं। तो चलिए अगला हम लोग का बोल रहा है जी एकीकरण की प्रक्रिया में हम लोग देखेंगे क्या, एक इसकी प्रक्रिया मतलब योगदानों को देखेंगे। तो मैटरनी का योगदान क्या था, तो ये थे मैटरनी के योगदान में देखेंगे हम लोग, ये मैटरनी का योगदान तो इन्होंने एक यंग इटली का स्थापना किया था। तो कितने में किया था यंग इटली का स्थापना, तो 1831 में यंग इटली का स्थापना किया था, और 1834 में यंग यूरोप की स्थापना किया था। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से पूछता है, तो आप लोग ये जरूर याद कीजिएगा। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला देख रहे हैं हम क्या बोल रहा है, काउंट काबू के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। काउंट काबू, तो काउंट काबू के बारे में क्या बोल रहा है, काउंट, इसका क्वेश्चन भी आता है, काउंट काबू ने विक्टर एमेनुअल को प्रधानमंत्री बनाया था, याद रखिएगा। चलिए तो ये बोल भी रहा है विक्टर एमेनुअल ने प्रधानमंत्री बना, ठीक है। काउंट काबू ने विक्टर एमेनुअल को प्रधानमंत्री बनाया था, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला बोल रहा है 1853 से 54 के, बोल रहा है क्रीमिया युद्ध में फ्रांस का कूटनीतिक रूप में सहयोग। अगला बोल रहा है
हम लोग का नीति सेवाएं के नेपोलियन बोनापार्ट को देखने का वादा किया, ठीक है। और बोल रहा है 1859 से 1860 में, ठीक है। पर अधिकार लेकर फ्रांस में विरोध का कारण ऑस्ट्रिया ही एथी किया था, ठीक है। तो मैं आगे आपको बताता चलूँगा। ये थोड़ा सा मैं आपको जब ऑब्जेक्टिव पढ़ा दूंगा तो इसमें आप लोगों को मैं पूरा समझा दूंगा। अगला बोल रहा है 1860 से 1861 में परमाणु वो एथी करके उस पर गिराया गया था। चलिए, तो मैं आपको इसको अगले वीडियो में इसको भी मैं आपको लोगों को बता दूंगा। चलिए, तो अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला क्या बोल रहा है जी, गैरीबाल्टी के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग गैरीबाल्टी के बारे में देखते हैं क्या बोल रहा है। उस पर आता है गैरीबाल्टी क्या था, तो इस पर एक क्वेश्चन आता है। गैरीबाल्टी एक पेशे से नाविक था, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बोल भी रहा था गैरीबाल्टी पेशे से नाविक और मेजनी के विचारों का बुरा है समर्थक भी था। बोलने का मतलब ये है गैरीबाल्टी मतलब पेशे से नाविक और मेजनी के विचारों का समर्थक था, ठीक है। आगे चलकर काउंट काबू ने प्रभाव से संवैधानिक राजतंत्र का सक्षम बना, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है, मतलब वो आगे चल के एथी भी बना था गैरीबाल्टी। चलिए, अगला हम लोग का क्या बोल रहा है। अगला बोल रहा है हम लोगों का, बोल रहा है क्या, अगला हम लोग का बोल रहा है सिसिली और नेपल्स पर अधिकार किया और विक्टर एमेनुएल ने द्वितीय का प्रतिनिधि शासक बन गया, मतलब शासन बना, ठीक है। तो ये बोलने का मतलब ये है, जो गैरीबाल्टी था वो आगे चल के रोम और सिसिली पर आकृति भी किया था, यहाँ का अधिकार भी किया था, ठीक है। तो यही ये बोलना चाहता है। अगला बोल रहा है जी 1862 में रोम पर आक्रमण की योजना बनाई, लेकिन काउंट काबू, ठीक है, मतलब काउंट काबू ने मुलाकात के बाद योजना परित कर दिया, ठीक है। और कहने का मतलब ये है, उसने 1862 में एक योजना बनाई और इससे मुलाकात करके यहाँ का जो भी है एथी बन गया, ठीक है, राजा बन गया। अगला बोल रहा हम लोग का क्या, इटली के दक्षिण क्षेत्र के शासन बन बोल रहा है इटली के दक्षिण क्षेत्र के शासन बनने का बोल रहा है प्रस्ताव खारिज किया एवं अपनी राष्ट्र के समर्पित कर अधारणा किस बोल रहा है, मतलब अधारणा मतलब कहने का मतलब ये है, वो जो यहाँ का शासक था वो अपने देश के प्रति अधारणा कर दिया, ठीक है। तो यही इसका बोलने का मतलब ये है। अगला बोल रहा है इटली के एकीकरण का अंतिम चरण है। तो इसको हम लोग कहने का मतलब ये है, अंतिम चरण मतलब और बोल रहा है यहीं 1862, ये तो हम लोग पढ़ भी लिए हैं लोग, मतलब बोल रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ। 1862 में काउंट काबू की मृत्यु के बाद रोम पर किसका अधिकार हो गया, विक्टर एमेनुएल का अधिकार हो गया, ठीक है। तो 1870 से 1871 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध भी हुआ था, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे इन लोगों को युद्ध भी हुआ था, जिसमें किसका हुआ था, किसका जीत हुआ था, तो फ्रांस का जीत हो गया था, ठीक है। हुआ था, कहाँ हुआ था, तो वो आपको हुआ था, मैं आपको बाद में बताऊंगा कहाँ हुआ था, अभी मेरे को मिस्टेक हो गया है। तो चलिए, अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला बोल रहा है जर्मनी के एकीकरण, ठीक है। तो जर्मनी के एकीकरण में बाधक तत्वों को हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग बोल रहा है भौगोलिक रूपों में लगभग 300 इकाई में विभाजित हुआ था, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला बोल रहा है उत्तरी जर्मनी और बोल रहा है उत्तरी जर्मनी एवं एथिका, मतलब वहाँ पर जो था उत्तरी जर्मनी और एथी जर्मनी दो भागों में बट गया था। अगला बोल रहा है राष्ट्रवाद के प्राभाविक भावनाओं का अभाव, यहाँ पे जो था भावना भी एक तरफ से तहस महस हो रही थी। चलिए, अगला हम लोग देखते हैं।